दोस्तों, क्या आप मोटापे से परेशान हैं? अगर मोटापे से परेशान हैं तो बोलिए जुमा केसरी। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने नीट के स्टूडेंट्स की बहुत ही जो हैवी डिमांड है, एकदम हैवी डिमांड है कि सर हम नीट वाले बच्चों को क्या होगा, क्या सर आप सिर्फ प्रयास वाले बच्चों के लिए बस आपका तो दिल रहता है, क्या आप सिर्फ आईआईटी वाले बच्चों की सुनते, क्या हम आपके हैं कौन, क्या हम आपके स्टूडेंट नहीं हैं? नहीं भाई, देखिए हमने आपको हमेशा बोला है, मैंने बच्चों देखिए आपको हमेशा बोला है कि मैं मई 2024 तक, ठीक है, मई क्या जून तक भी हो क्योंकि एडवांस जून में होगा, मैं बच्चों मई जून 2024 तक पूरा आपके साथ लगूंगा। आपके बोर्ड, आपके आईआईटी जेई मेंस, पहला दूसरा, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, फिर नीट, ठीक है, फिर जे एडवांस, मैं पूरा बच्चों आपके साथ लगा रहूँगा और सारे एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ फाइट करूँगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। और मैंने अपने वीडियोज़ में मल्टीपल टाइम बोला है कि सर हम लोग नीट वाले बच्चों के लिए भी सर हम लोगों की ये सीरीज़ चल रही है। थ्योरी हम देते हैं, उसके बाद नीट के प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, फिर जेई के प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। मोल कंसेप्ट हमने निपटा दिया है, थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर की निपटा दी है। अब बच्चों आ रहा है किसका? एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस सेशन फॉर नीट एग्ज़ाम, ठीक है भाई। तो नीट वाले बच्चे तो हमारे बहुत ही अजीज़ हैं, बहुत ही प्रिय हैं। कल हमने वीडियो डाला था नीट वाले बच्चों को कि भाई व्हाट शुड वी डू फॉर गारंटीड फेलियर इन नीट एग्ज़ाम। तो बच्चों एक जस्ट एक फ़न के तौर पे था, क्योंकि हमको हंसी मजाक करके पढ़ाने की बहुत आदत है। तो मैंने देखा यार हर कोई बताता है कि सर नीट में सिलेक्शन कैसे लें। मैंने कहा हर कोई नीट में सिलेक्शन बताता है, बट हर कोई ये नहीं बताता कि नीट में सिलेक्शन कैसे ना लें। और उसके बाद मैंने कमेंट्स भी बोले कि भाई कुछ पॉइंट्स अगर मुझसे मिस हो गए तो प्लीज़ बताइएगा। कुछ बच्चों के बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त कमेंट आए। कहा एक बच्चे ने कहा कि सर हमको अपोजिट जेंडर की फ्रेंड के साथ दोस्ती करनी चाहिए और उसको पटाने के चक्कर में उसके सारे छोटे मोटे काम कंप्लीट करने चाहिए, जैसे उसके साथ जूते हमको सिलवाने हैं, उसकी सैंडल सिलवानी है, ठीक है, उसके लिए हमको मान लीजिए कुछ भी उसके लिए टूथपेस्ट लेकर के आना है, इस तरह के हमको उसकी सारी उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है और लास्ट में आकर के उससे लड़ाई करके हमको ब्रेकअप कर लेना, फिर बाद में हमको 1 महीने तक डिप्रेशन में है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे कि हम अपने नीट के सिलेक्शन को वो डिस्टर्ब कर सकते, मतलब गारंटीड फेलियर कर सकते हैं। और भी बहुत ही प्यारे प्यारे यूनिक थे, तो मैं जेई वाले फेलियर वाले वीडियो में उन सबको कवर करूँगा। तो बड़ा ही ज़बरदस्त था और यही हंसी मजाक के साथ अपने को पढ़ाई करनी है, क्योंकि लाइफ में आप देखिए काफ़ी सारा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को ले करके तो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लाइफ में स्ट्रेस आपकी भी है, लाइफ में स्ट्रेस हमारी भी है, लेकिन यही जुवा केसरी की अपनी जो गैंग है दोस्तों, हम और आप मिल करके एक दूसरे के स्ट्रेस को दूर करेंगे और खूब मेहनत करेंगे इस साल, और फाइनली हम दोनों लोग अपने डेस्टिनेशन तक अचीव करेंगे, ठीक है भाई। आपका डेस्टिनेशन क्या है कि सर बढ़िया से नीट और बढ़िया से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सर जाएं, जेई वगैरह को क्रैक करें। ये तो नीट वाले बच्चों का तो नीट वाले बच्चे ही देखेंगे, ठीक है। एक अच्छे से तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को सिक्योर करें, अपनी फैमिली वालों को बढ़िया हम लोग फ्यूचर दें। और हमारा फ्यूचर क्या है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, इसमें थोड़ा सा बच्चों एक बढ़िया से एक लेवल तक पहुँच जाऊँ, तभी मज़ा है ना। मतलब कुछ तो एक अपना एक बेस रहे ना, तो लगे तो कुछ तो अपनी औकात है ना। तो मुझे तो सर अपने आप को प्रूफ करना है, तो ये चीज़ें हैं। तो वो प्रूफ तभी हो पाएगा जब आपका सपोर्ट रहेगा, ये चीज़ें। क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं कहूँ कि सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बात तो मैं नहीं कभी करूँगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि सर आप लोगों का सपोर्ट पूरा है मेरे पास। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए सर, हो गया बहुत ज़्यादा दुआ सलाम, टाइम पास की बातें हो गई बहुत, और चलिए सर आते हैं मुद्दे की बात पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सर सारे नीट के पीवाईक्यूज़ लेकर के आए हैं और उन पीवाईक्यूज़ को अच्छे से समझ समझ के हम लोग सवाल करेंगे। इसके साथ में कुछ रीसेंट जेईई मेन की प्रॉब्लम भी हम लोग उठा करके लाए हैं। मेरे को एक बच्चे का कमेंट्स बहुत प्यारा लगा था, उसने कहा सर नीट के जब सवाल कराया करिए तो एम्स के क्वेश्चन को भी सर ऐड कर लिया करिए। 100% बेटा, बहुत ही प्यारी बात की। एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया कुछ सवाल नहीं दिखे तो मैंने नहीं ऐड किए, लेकिन हाँ, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग 100% बेटा आपकी इस रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो बहुत ही अच्छी बात है, कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग कहाँ पर, अपने इस नीट 2023 के सवाल पे। बहुत ही प्यारा और बढ़िया सवाल है, आइए चलिए सर समझते हैं। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में मतलब कैलकुलेशन उतनी गंदी नहीं थी। कुछ ही चैप्टर्स में देखिए कैलकुलेशन गंदी होती है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। हम मानते हैं कि सर 30 से 45 सेकंड के बीच में आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए, एग्जाम टाइम में बेटा पूरा फोकस तभी आ पाएगा जब हमने उसके पहले खूब सारे सवाल किए हैं और खूब बढ़िया से हमने सर क्वेश्चन को पढ़ते हम उसको तुरंत समझ जाते हैं, तो वो सब प्रैक्टिस से ही आएगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, क्या हमको सेलेक्ट करना है सर? करेक्ट स्टेटमेंट हमको सर सेलेक्ट करना है।
एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल नो नेवर नॉट। सर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻³ kg। परफेक्ट सर, सही है ये। ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। पता नहीं क्या आइसोटोप बोल रहा है, नहीं पता। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। नहीं सर, न्यूक्लियस में सर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मेटल। एकदम सही बात, डाल्टन भैया ने एटम को ही कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल, और वही सर अल्टीमेट चीज़ है सभी मैटर्स का। तो जो इस चीज़ पे हम लोग करेक्ट हैं वो है बी और ई। सर जी देखिए, बी और ई इज़ 100% करेक्ट। ठीक है, बी और ई इज़ 100% करेक्ट, और ये चीज़ हमको दिखती है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। अब बेटा ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास बी और ई के अलावा सर ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास सी वाला ऑप्शन भी है। अब ये सी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं बेटा। देखिए बेटा, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो बंदे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग टाइप के बेटा, मतलब आप कह सकते हैं कि फॉर्म होते हैं, जिसमें कि बंदों का आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं। अब इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझे तो बेटा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम। ठीक है, तो ये जो आइसोटोप्स हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा यहाँ पे याद रखना, आइसोटोप्स की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है बट उनकी सर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मतलब जो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन शो करता है वही रिएक्टिविटी ड्यूटेरियम भी शो करता है। जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन यूज हो सकता है उस रिएक्शन में सर ड्यूटेरियम भी यूज हो सकता है, बिकॉज आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। और इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल होता है बेटा क्लास 11th NCERT हाइड्रोजन चैप्टर में, कि जहां पे हमको बताया जाता है कि सर CH बॉन्ड मतलब HH बॉन्ड और DD बॉन्ड की तुलना में सर ड्यूटेरियम की बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होती है। सर जी ड्यूटेरियम की बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये बेटा ड्यूटेरियम की हल्की सी अधिक होती है हाइड्रोजन से। और यही आइसोटोपिक इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर पूरा का पूरा खेला होता है। कहीं पर भी अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो याद रखना बेटा कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में। बॉन्ड स्ट्रेंथ की सब चीज़ें यहाँ पर होती है। तो मैंने क्या बेटा आपको समझाया इस सवाल से? मैंने आपको समझाया कि सर आइसोटोप्स की केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से सेम होती है बट उनकी सर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस सवाल में क्या पूछा था? ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एकदम सही बात है ये। तो बेटा इस सवाल का अपना आंसर क्या हो जाएगा? सर अपने इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी चीज़ समझ में आई, बच्चों ने कहा सर लेक्चर के सर नोट्स भी प्रोवाइड करिए। बेटा क्या हुआ था कि अभी तक तो हम मतलब जब स्टार्ट ही किए थे तो चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई थी, तो पीछे के जितने भी बेटा लेक्चर्स हुए हैं उनमें नोट्स मैं कल मैं अपलोड कर दूंगा। कल हमारा जन्मदिन है, कल हम आराम से बच्चों जन्मदिन अपना मनाएंगे, आप लोगों के साथ केक भी काटेंगे, 100% पूरा सेलिब्रेट करेंगे। और कल हम सारी के सारे वीडियोस में बेटा पुराने नोट्स जो हैं मैंने सब सेव करके रखे हैं उनको सर मैं अटैच कर दूंगा। तो सभी पुरानी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में सर आपको क्या कहते हैं, मतलब आपको सर नोट्स सर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव में सर मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। और आंसर की वाली स्लाइड भी सर अपलोड करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चे जब रेफर करें तो उनको अगले पेज में सर आंसर भी दिख जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। द रिलेशनशिप बिटवीन NM, व्हाट इज NM द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए इस सवाल में उन्होंने क्या बेहतरीन खेल किया। बच्चा जल्दीबाजी के कारण जब सवाल पढ़ता है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को वो उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर m की जगह पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जगह पे उन्होंने एक अलग सिंबल यूज कर दिया NM। तो बच्चा NM से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बेटा कंफ्यूज हो जाए, ये उन्होंने कोशिश की है। जल्दीबाजी में वो चीज़ों को चाहते कि आप गलती करें। ठीक है, बट बेटा NM क्या है हमारा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जो हमें किसके बारे में बताता है सर? ऑर्बिटल के बारे में। द रिलेशनशिप बिटवीन NM द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर l हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब बेटा देखिए हम लोग ये बोलते हैं कि सर अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l की वैल्यू है तो l की वैल्यू के लिए m की अलाउड वैल्यूज क्या क्या होती है? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l m की अलाउड वैल्यूज होती हैं। फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ l बेटा m की अलाउड वैल्यूज होती हैं -L2 प्लस l तक सारे इंटीजर वैल्यूज। m की अलाउड वैल्यूज होती हैं -L2 प्लस l तक बेटा सारी अलाउड वैल्यूज। और हर एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को कोरिलेट करती है।
इट कोरिलेट टू ऑर्बिटल। ठीक है सर, ये एक ऑर्बिटल को सर कोरिलेट करती है। जैसे कि L बराबर 0 के लिए, L बराबर 0 के लिए सर m की एक वैल्यू है, L बराबर 1 के लिए m की 3 वैल्यूज़ हैं, और 3 वैल्यूज़ मतलब सर यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, और ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर है। तो L बराबर 2 के लिए m की 5 वैल्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, मतलब मैग्नेटिक की जो अलाउड वैल्यूज़ है, परमिसिबल वैल्यू, और उनके नंबर्स, तो बेटा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो बेटा ये हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया भी जाता है कि सर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो 2l+1 अलाउड वैल्यूज़ होती है। कितनी वैल्यूज़ होती है सर? 2l+1। तो बेटा nm की जो वैल्यू है वो है 2l+1, nm की जो वैल्यू है वो है 2l+1। सो टोटल नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ m आर 2l+1। अब बस बेटा जी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सर हमारी ऑप्शन नंबर डी में सर हमको सही होती हुई दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो भैया जी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आते हैं अगले सवाल पे नीट में। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा प्लीज़ सवालों में इस चीज़ की आदत डाल लीजिए, हमें क्या सर करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट सर हमको आइडेंटिफाई करना है। जल्दीबाजी में इसकी हम लोग का प्रैक्टिस करें कि इनकरेक्ट है या करेक्ट है, और उसको अंडरलाइन करें सवाल पढ़ते समय। ठीक है भाई, ये चीज़। द शेप्स ऑफ dx, dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, एंड dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। तो कह रहा है कि dxy, dyz, dzx इनका शेप एक जैसा है, और x² माइनस वाई स्क्वायर z² का अलग शेप है। बेटा एक चीज़ समझिए, dxy, dyz और dzx क्या सर सीन होता है? लोब्स यहाँ पे बच्चों इन बिटवीन एक्सेस लाई करते हैं। लोब्स लाई बिटवीन इन बिटवीन एक्सेस। यहाँ पे लोब बेटा इन बिटवीन एक्सेस लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा x और y है, ये हमारा y और z है, ये हमारा z और x है। और dx² माइनस वाई स्क्वायर में बेटा लोब्स हमारे अलॉन्ग द एक्सेस लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोब्स हमारे अलॉन्ग द एक्सेस लाई करते हैं, और z² में सर लोब्स हमारे अलॉन्ग द z एक्सेस लाई करते हैं, और एक सर्कुलर रीजन भी होता है, एक सर्कुलर रीजन भी होता है, वो हमारा ये है। तो दिस इज dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस इज dz²। तो इनका बेटा ये कहना कि dxy, yz और zx ऑर्बिटल का शेप सिमिलर है सर, ये बात तो सही है, लेकिन ये कहना x² माइनस वाई स्क्वायर और z² का शेप सिमिलर है, ये बात सर हमको थोड़ी सी अजीब लग रही, क्योंकि यहाँ पे एक रिंग है और यहाँ पर बेटा रिंग नहीं है। चलिए और भी ऑप्शंस को जरा देख लेते हैं। ऑल दी 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल। 5D ऑर्बिटल्स का जो साइज होगा वो 4D से डिफरेंट होगा, एकदम सही बात है बेटा। देखिए जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है बेटा साइज बढ़ता जाता है। जैसे 1s ऑर्बिटल छोटी होती है, उसमें एक भी रेडियल नोड नहीं होता। 2s ऑर्बिटल थोड़ी बड़ी होती है, उसमें एक रेडियल नोड होता है। तो हमने ऐसा बेटा पढ़ा हुआ है चीज़ें। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से साइज बढ़ता है, क्योंकि रेडियल नोड हमको और एंड और एकोमोडेट करने होते हैं। तो ये बात सर सही है। ठीक है, ऑल दी 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल। देखिए मोटा मोटा जो शेप होता है वो तो सर सेम ही होगा। D ऑर्बिटल्स का जो शेप है सर वो 3D ऑर्बिटल जैसे शेप में ही होगा, बस थोड़ा सा साइज में सर अंतर होता है। इन एन एटम ऑल दी 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। बेटा एटम में, एक फ्री एटम में सभी 3D ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। यस सर, ये बात भी सही है। एक ही सबशेल की सारी ऑर्बिटल डीजनरेट होती हैं, एक ही सबशेल की सारी ऑर्बिटल डीजनरेट होती है, तो ये बात भी सही है सर। तो यहाँ पर बेटा जो ऑप्शन हमको इनकरेक्ट लग रहा है सर वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें x² माइनस वाई स्क्वायर और z² का जो शेप इन्होंने सेम कर दिया, ये चीज़ गलत है बेटा। ठीक है, तो ये सर यहाँ पर सीन अपना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ये यहाँ पे सर हमको समझना है, ये सर हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, नीचे आंसर लिखा हुआ है, ये चीजें सर। इफ द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एटम इज हीलियम आयन इज इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। अब देखो बेटा एक चीज समझिए, हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पेन चलाना आवश्यक हो, क्या ये जरूरी है? आंसर है नो, नेवर नॉट। आइए जरा समझते हैं। बेटा देखो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है बोर्स मॉडल के केस में, वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। तो बेटा n²/z के रेशियो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? n²/z के रेशियो पे डिपेंड करता है।
अब देखिए, अगर हीलियम का रेडियस इतना है तो Li+2 का रेडियस कितना होगा? दोनों ही सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बोर्स मॉडल के फॉर्मूले लगेंगे। तो Li+2 का जो ऑप्शन होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखो ये आंसर पिकोमीटर में है, तो अगला आंसर भी देखो पिकोमीटर में ही होगा। ये चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। इन तीनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ समझिए, सेकेंड अगर हम शेल की बात करें तो N2 रखा जाएगा, और अगर हम थर्ड शेल की बात करें तो N हमारा 3 रखा जाएगा। तो शेल नंबर बढ़ने से डेफिनेटली रेडियस बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जेड से भी हमको डिवाइड करना है। हीलियम के लिए Z2 है, लिथियम के लिए Z3 है। तो यहाँ पर जो हम लोग रेशियो बेटा इमेजिन कर पा रहे हैं वो 3/2 हो जा रहा है बेटा। रेशियो हमारा 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 150 के आसपास वाला जो आंसर है सर, देखिए यही यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो हम इसको बेटा पूरा पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए रेडियस ऑफ क्या, हीलियम प्लस किस केस में बेटा, सेकेंड शेल में क्या होगा सर, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू N²/Z, ठीक है सर, ये हो जाएगा। एंड रेडियस ऑफ लिथियम +2 थर्ड शेल में 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू N²/Z। N² कितना, 3²/Z, Z कितना 3। तो ये बेटा अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमें साफ साफ बच्चों समझ में आ रहा है क्या, कि सर ये कांस्टेंट हमारा कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर रहेगा दोस्तों 2 और नीचे रहेगा सर दोस्तों 3। अब बेटा हीलियम प्लस का रेडियस हमको यहाँ पे दिया हुआ है कितना सर, 105। तो बेटा अब उसके बाद अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लिथियम +2 का बेटा जो रेडियस है निकल आया कितना, 105 में 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 105 में बेटा 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा लगभग 100 में 1.5 मल्टीप्लाई करें बेटा 150 के आसपास वाला आंसर, ठीक है। पूरा सॉल्व करने को किसने बोला है, किसने बोला है सर पूरा सॉल्व करिए? नहीं, किसी ने नहीं बोला है। तो पूरा मत सॉल्व करिए, एक अंदाजन आंसर निकाल लीजिए, और बेटा वो अंदाजन आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है सर। चलिए सर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा नीट 2021 का सवाल। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट अ फ्रीक्वेंसी इतना द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, ठीक है। एक हमारे पास एक रेडियो स्टेशन है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की सर वेव को सर ट्रांसमिट कर रहा है। तो जिस वेव को ट्रांसमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है। अब बेटा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है कि सर लैम्डा बराबर C/μ, ठीक है। ये चीज़ लैम्डा बराबर C/μ। अब यहाँ पर C हमारा हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यहाँ पर 8 होना चाहिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1368 किलो हर्ट्स, किलो मतलब 1000 और हर्ट्स मतलब पर सेकेंड यूनिट है, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन हो जाएगी और अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर बेटा 1000 कट जाएगा, सो ये 3000, ठीक है, ये हमारा इस तरह से जाएगा। सो हमने बेटा क्या किया, हमने 10⁸ को सर इस तरह से ब्रेक कर लिया है। हमने 10⁸ को इस तरह से ब्रेक कर लिया, इस तरह से मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। सो 1000 अब बस हमने इसको सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 13 और 3000 और 13 का जो डिवीजन है 2 से थोड़ा ऊपर रहेगा। सो 2.2 के आसपास कुछ मुझे मोटा मोटा दिख रहा है, 2.2 या 2.1 कुछ दिख रहा है हमको, और साथ में 10⁻², तो 2.1 या 2.20 कह लीजिए आप, ठीक है। तो 220 इसके आसपास हमको यहाँ पर जो कैलकुलेशन है मोटा मोटा दिख रही है चीज़ें, ठीक है। अब 220 के आसपास कैलकुलेशन अगर हम देखें तो हमको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब ये हो गई है बदतमीजी सर, ये हो गई है नीट की तरफ से बदतमीजी। 219.3 एंड 219.2 ऐसा ऑप्शन कौन देता है यार, ऐसा ऑप्शन कौन देता है? कौन बदतमीज इंसान इस तरह का ऑप्शन देता है? एकदम पूरी तरह से गलत है सर ये। तो ये सर देखिए यहाँ पे बहुत गड़बड़ी की इन्होंने, और इस तरह की तो चीज़ बेटा देखिए बच्चों का टाइम किल करने के लिए। अब हम क्या इतना बड़ा पूरा डिवीजन करें? यस सर, हमको देखिए करना पड़ेगा। और देखिए कहाँ तक जाना है हमको, डेसिमल के मतलब काफ़ी बड़े रीजन तक हमको देखिए सर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको, हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। लेकिन मैं इस डिस्कशन को करने के लिए बैठा हूँ तो मेरे अंदर इतना बच्चों पेशेंस नहीं है कि मैं इसको सर पूरा आपको डिवीजन करके दिखाऊं। तो इट्स अ बेसिकली बेटा सिंपल डिवीजन, इसमें हम और आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं चाहे पेन से करूं या फिर बेटा मैं कैलकुलेटर से करूं, आंसर मेरा सर वही आएगा जो आएगा चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 219.29 आएगा। तो इसको रफली करेंगे तो 219.3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2.193 इंटू 10⁻², तो आंसर हो जाएगा 219
219.3, ठीक है, मीटर, 219.3। तो बेटा ये हम लोग यहाँ पर आंसर देंगे, ठीक है। तो ये सर जी यहाँ पर देखिए सीन रहेगा, इस तरह से हमको देखिए इसको सॉल्व आउट करना है। बहुत ही गंदा क्वेश्चन कहेंगे, डेफिनेटली बेटा कहेंगे बहुत बहुत बेटा गंदा क्वेश्चन, ठीक है ये चीज़। चलिए सर 219.3 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही बच्चों गंदा क्वेश्चन। चलिए सर ओके। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल। देखिए नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल, एडवांस तक के सवाल में भी जो साई के लंबे लंबे ग्राफ होते हैं उनमें अल्टीमेट कंसेप्ट देखिए बेटा नोड का ही रहता है चीज़ें, ठीक है। तो अभी तो हम वाले क्वेश्चन नहीं ले रहे, बट लेकिन जब सेकेंड राउंड होगा हमारा नीट के लिए, जब मतलब हम इस प्रैक्टिस सीरीज को आपके नीट के लिए भी क्रैश कोर्स लाएंगे, तो उस समय आपको बेटा साई वाले सवाल भी करवाएंगे, ठीक है। तो उस समय बेटा आपको बताएं कि जो साई वाले सवाल होते हैं, जैसे कि हमको मान लीजिए किसी ऑर्बिटल का साई का ग्राफ दे दिया एक, चलो मान लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बताइए ये जो ऑर्बिटल है ये जो ग्राफ है साई का किस ऑर्बिटल के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ मोटी मोटी बातें आप याद रखिए। जितनी बार भी ये ग्राफ बेटा जीरो को कट करता है वो सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, दीज आर रेडियल नोड। बस सीधी सीधी बात, बस ये चीज़ है। साई वाले ग्राफ में जब जब साई जीरो को कट कर रहा है, साई वाले ग्राफ में बेटा जब जब साई जीरो को कट कर रहा है, वो सारे पॉइंट्स हमारे नंबर ऑफ रेडियल नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियल नोड। बट दैट्स इट ओनली, दिस इज द ओनली कंसेप्ट। ये नोड के सवाल होते हैं, ये साई के सवाल नहीं, नोड के सवाल हैं। और इनमें एक चीज़ याद रखिए कि अगर ग्राफ टॉप से शुरू हो रहा है तो एस का ग्राफ है, और अगर ग्राफ बॉटम से शुरू हो रहा है तो वो पी और डी का ग्राफ है। ऊपर से शुरू होने वाला ग्राफ बेटा एस का होता है, नीचे से शुरू होने वाला ग्राफ बेटा पी और डी का होता है। तो मोटा मोटा बच्चों सिर्फ इतना ही कंसेप्ट होता है। तो ये हमारा जो नोड वाला कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी बिग कंसेप्ट, ये बहुत ही बिग कंसेप्ट होता है। नोड क्या होता है, रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। रेडियल नोड का फॉर्मूला n-l-1, एंगुलर नोड का फॉर्मूला l, ये हमारे पास होते हैं। चलिए सर, तो हमसे पूछ रहे हैं सर 3s के लिए बात करना। बेटा 3s के लिए n है 3 और l हमेशा s ऑर्बिटल के लिए होता है 0। s सबशेल के लिए l की वैल्यू 0 है। अब बेटा सीधे सीधे यहाँ पर वैल्यूज को फीड कर देंगे, और फीड करने पे सर पहले बताना है एंगुलर नोड, ठीक है, पहले बताना है एंगुलर नोड, तो वो आएगा 0। उसके बाद बताना रेडियल नोड, वो आएगा 2। तो 0 and 2 विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। इस तरह से यहाँ पर सीन होगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। 4d 5p 5f and 6p are arranged in the order of decreasing energy, then the correct option is। देखो बेटा ये बड़ा अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैं बच्चों को बहुत बार बेटा क्लास में कराता हूँ, और मैं बच्चों से पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए हमें ये सबशेल की एनर्जी सर अरेंज करनी है, किसमें, हाइड्रोजन के लिए, तो आंसर क्या होगा, और नॉन हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए क्या आंसर होगा, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्या आंसर होगा, एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए क्या आंसर होगा, ये चीज बताइए। तो बेटा यहां पर कंसेप्ट ये होता है कि केस 1 में जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करते हैं, जहां बोर्स फॉर्मूला लगता है, तो बेटा बोर्स फॉर्मूला बोलता है जो एनर्जी होता है वो सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, एनर्जी सिर्फ एन पे डिपेंड करता है, वहां पे एल का कंसेप्ट ही नहीं है। जिस शेल का एन कम है उसकी एनर्जी भी कम है, जिस शेल का एन ज्यादा है एनर्जी भी ज्यादा है। तो केस 1 अगर बेटा हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होती तो इस सवाल में सर जो आंसर होता हमें एन के हिसाब से करना पड़ता, 4d सबसे नीचे, फिर उसके बाद में बेटा 5p और 5f की एनर्जी सेम होती, और फिर उसके बाद 6p, ठीक है, ये हमारा होता हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। लेकिन अगर हम एक जनरल एटम्स की बात करें, जनरल एटम की बात करें जो कि ये सवाल वाला पूछना चाह रहा है, जनरल एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करें, तो बेटा वहां पे जो एनर्जी होती है n+l रूल पे डिपेंड करती है, थ्योरी पे आपको बताया हुआ है। और n+l के हिसाब से बेटा यहाँ पे आंसर क्या आएगा सर जी, 4d के लिए n+l होगा 4+2, 5p के लिए n+l होगा 5+1, 5f के लिए n+l होगा 5+3, एंड 6p के लिए n+l होगा हमारा 6+1। तो वैल्यू है 6, 6, 8 एंड 7। जहां पे n+l सेम होता है वहां पे एनर्जी n के ऊपर डिपेंड करती है, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो सबसे कम एनर्जी 4d की, फिर बेटा 5p की, उसके बाद में बेटा 6p की, और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी किसकी, 5f की। तो ये सर जी यहाँ पर सीन होता है, ठीक है भाई, ये यहाँ पर देखिए सर सीन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे करेंगे, और ये जो आंसर हमको दिख रहा है दैट इज 5f, 6p, 5p एंड देन 4d, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो सर इस सवाल का आंसर n+l रूल से हमारा आएगा,
n प्लस एल रूल से हमारा आएगा, n प्लस एल रूल से हमारा आंसर निकल करके आएगा और वो आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होता तो बेटा आंसर आपको ये बोलना होता, इसके लिए मेंटली तैयार रहिए, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, जैसा बोर साहब ने फॉर्मूला दिया था, एनर्जी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो माइनस भी लगा है और एन डिनोमिनेटर में भी, तो अल्टीमेटली एन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन? कौन सा केस होता है बेटा हाइड्रोजन के में जो विजिबल रीजन को बिलोंग करता है? तो वो होता है हमारा लीमन होता है हमारा क्या, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। बाल्मर होता है क्या, विजिबल, एंड पार्शियल ब्रैकेट होता है बेटा इंफ्रारेड, ठीक है। लीमन, बाल्मर, पार्शियल ब्रैकेट, पीफंड, तो ये हमारा सीन होता है। विजिबल रीजन को कौन बिलोंग करता है सर? बाल्मर सीरीज। सर बाल्मर सीरीज के जो बंदे हैं दे बिलोंग टू क्या सर? विजिबल रीजन। बहुत अच्छी बात सर। विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? इनमें से बेटा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, क्या ये चीज सही है? बेटा मुझे बता सकते हैं इस कन्फिग्रेशन में क्या चीज गलत है? ऐसी कौन सी चीज माय लॉर्ड, वो कौन सा रूल है जो यहां पर ब्रेक हो रहा है? बताइए सर, बताइए माय लॉर्ड, यहां पर कौन सा रूल ब्रेक हो रहा है? पॉली प्रिंसिपल, अफबाउ रूल, हंस रूल, एन प्लस एल रूल, कौन सा रूल है जो यहां पर ब्रेक हो रहा है? तो मुन्ना लाल, अफबाउ कहता है कि एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरो, पहले 1s भर दिया फिर 2s पे आए, सही है। 2s भर दिया फिर 2p पे आए, सही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पॉली अंकल बोलते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे विद अपोजिट स्पिन, सर वो भी सही है। हंस रूल क्या कहता है? हंस रूल कहता है कि किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कब होगी? जब उस सबशेल की सारी ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होंगी एंड विद पैरेलल स्पिन। सभी सबशेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिल होंगे, और कैसे फिल होंगे? पैरेलल स्पिन में होंगे। और यहां पर मुन्ना लाल ये तो एंटी पैरेलल है। कौन है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल हो गया भाई, तो ये हमारा सर इट वॉयलेट हंस रूल। सर ये हंस रूल को वॉयलेट कर रहा है, ये हमारा सही नाइट्रोजन नहीं है माय लॉर्ड, इसको भगाइए, इसको युगांडा भेजिए। ओके सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। An orbital is designated by 3 quantum number while an electron in an atom is designated by 4 quantum number। एकदम 16 आने सही बात है सर। देखिए बेटा, किसी भी ऑर्बिटल के लिए हमें क्या चाहिए? वो किस शेल को बिलोंग करती है, किस सबशेल को बिलोंग करती है, और उस सबशेल की कौन सी वाली ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए हमें एन, एल और एम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसके लिए सर हमको आवश्यकता पड़ती है किसकी? एक एक्स्ट्रा क्वांटम नंबर एस की भी, जो कि बाद में बेटा गोद लिया गया था, जो श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया था। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, वो बेटा एक्सटर्नली उसको सर एड ऑन किया गया था। ये सर यहाँ पर सीन है, तो ये दोस्तों यहाँ पर सीन है, तो एकदम सही बात है। द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है सर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं। देखो बेटा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का सर एंगुलर मोमेंटम अगर पूछा जाएगा तो आंसर होता है सर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? बोर्स मॉडल में था mvr बराबर nh/2π। तो ये बेटा एंगुलर मोमेंटम है। और अगर हमसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछेगा, अगर हमसे बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो उसके लिए सर हमारे पास आंसर होगा √L × L+1 h/2π, √L × L+1 h/2π। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए nh/2π एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए √L × L+1 h/2π। ये सर हमारे पास यहाँ पर सीन है। चलिए सर समझते हैं हम लोग यहाँ पर। द टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। सर एस के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। आइए सर समझते हैं, तो बेटा देखिए एस के लिए जो एल की वैल्यू होती है वो होती है 0। एस के लिए बेटा जो एल की वैल्यू वो 0 है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 है, डी के लिए सर एल की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो एस सबशेल के लिए सर एल की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो एल की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू सर 0 ही आएगी, एकदम सही कैलकुलेशन है। द वैल्यू ऑफ एम फॉर dz स्क्वायर इज 0। यस, क्लास में कितनी बार बच्चों को बताते हैं बेटा, देखिए अलग अलग ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू अलग अलग 1-to-1 कोरिलेटेड नहीं है। एम की वैल्यू जैसे अगर एल हमारे पास 1 है, अगर बेटा एल हमारे पास 1 है तो जो एम की वैल्यू है वो -1, 0 और +1 होती है, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू -1, 0, +1 होती है। लेकिन ये जो -1 है ये px ऑर्बिटल है, py है, pz, ये नहीं पता हमको। यस, यही सच्चाई है।
जब हम बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की जो सबसे अव्वल बुक है एटकिंस को पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब चीज़ हमको क्लियर होती है कि m की वैल्यू -1 इज नॉट कोरिलेटेड टू px, py और pz। किसकी कोरिलेटेड नहीं पता, लेकिन जो बीच वाला है दैट इज 100% कोरिलेटेड टू pz। इसी तरह से l बराबर 2 में भी बेटा ये चीज़ है, जो हमारे पास m की वैल्यू -2, -1, 0, +1 और +2 है, इसमें बेटा जो जीरो वाला है वो dz स्क्वायर को कोरिलेट करता है, dz स्क्वायर को। ये 100% बेटा सही बात है। तो ये बात जो है सर पूरी तरह 16 आने सही है, ये चीज़ है। बाकियों के लिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं, लेकिन z वालों का करस्पॉन्डेंस 0 के साथ होता है, ये बात याद रखिए। pz के लिए m बराबर 0, dz स्क्वायर के लिए भी m बराबर 0, ये याद रखिए बेटा, ठीक है। इतना ही बस आपको पढ़ना है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। ये नीट वाला डिस्कशन सिर्फ आंसर नहीं निकाल, बल्कि आंसर के साथ साथ आपको और भी जो छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो बस बता रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी आप अपने नोट्स पे आपने जो पढ़ा हुआ है उस पर आप भरोसा करिए, वही बेटा सच्चाई है, ठीक है। तो विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट सर? ऑप्शन नंबर ए इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन बाकियों का भी मतलब हमको जानना आवश्यक है। चलिए सर, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? अगेन वन मोर टाइम, सो 2018 में भी आ गया है एक और रॉन्ग स्टेटमेंट। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। हमसे पूछा कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा? हाइड्रोजन लाइक एटम में जो एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ सर n के ऊपर डिपेंड करती है। आपको अभी अभी हमने बताया हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में एनर्जी की वैल्यू सिर्फ n पे डिपेंड करती है, और मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी n+l पे डिपेंड करती है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में चचा बोल रहे हैं सर 2s की एनर्जी लेस है 2p से। सर जी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है सर, यही रॉन्ग स्टेटमेंट हमको पहचानना था। चलिए बाकी में भी देख लेते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा बराबर h/mv, एकदम सही बात है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज आए ए मुन्नालाल, ये का है भाई? ई का अंग्रेजी में लिख दी से यार, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी h/4π, ये तो परेशान कर दी भाई। चलो कोई बात नहीं, अगले ऑप्शन पे आते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट, सही बात है सर। कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। अब बेटा एक्सचेंज एनर्जी का मतलब समझो, अगर हम मान लो बेटा p सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, उनमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरा, तो यहाँ पे देखो क्या फायदा होता है। हंस रूल क्या कहता है? पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं और सिमिलर स्पिन के साथ, क्योंकि सिमिलर स्पिन में एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी? जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग बेटा क्या कहते हैं LKG में थे, फर्स्ट क्लास में थे, 5th क्लास में थे, तो हम लोग क्या करते थे स्कूल में? हम लोग टिफ़िन लेकर के आते थे और सारे दोस्त लोग एक ग्राउंड में बेटा सारे टिफ़िन को लेकर के बैठ जाते थे, क्लासरूम बैठ जाते थे। और हम आज हलवा लेकर के आए हैं, लो दोस्त तुम भी हलवा खाओ। हम आज पराठा लाए हैं, लो दोस्त तुम भी पराठा खाओ। आज हमारी मम्मी ने सैंडविच दिया है, तुम भी सैंडविच खाओ। तो ये होता है एक्सचेंज करना, और यही चीज़ इलेक्ट्रॉन भी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन झम से यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन झम से यहाँ चला जाएगा। सहेली तुम मेरी जगह आओ, मैं तुम्हारी जगह जाऊँ, देखो तुम्हारा घर कैसा है। तुम मेरी जगह हो, मैं तुम्हारी जगह, देखो तुम्हारा घर कैसा है। अब बेटा ये एक्सचेंज किसके बीच में होता है? सेम लोगों के बीच में होता है। क्या आप अपना टिफ़िन 11th क्लास के भैया के साथ शेयर कर सकते हो? नो, नेवर नॉट। कूट कूट के मारेंगे, तुम्हारा टिफ़िन भी खा जाएंगे, अपना भी खा जाएंगे। तो उनके साथ शेयरिंग नहीं हो सकती, अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग हो सकती। तो शेयरिंग हमेशा सेम सबशेल वाली ऑर्बिटल में होती है। और ये कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे, सिमिलर स्पिन के होंगे। तो ये बात सही है बेटा। हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। इनमें एक्सचेंज एनर्जी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, ये इसके साथ स्वैप हो सकता है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ भी स्वैप हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेटा यहाँ पे स्वैपिंग और एक्सचेंज एनर्जी संभव होती है। यही आंसर होता है, याद रखना। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड में बेटा यही लॉजिक होता है स्टेबिलिटी का, ठीक है। अब यहाँ पे सर ये जो है ये क्या चीज़ है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी h/4π, ये क्या दे दिया है? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी h/4π, ये क्या दे दिया है? क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो होता है डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन h/4π, बट ये कुछ अलग ही इंग्लिश झाड़ रहा है। आइए जरा समझते हैं। डेल्टा टी लाना है ना, तो चलो एक काम करते हैं, हमने ऊपर नीचे बेटा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कोई गुनाह किया? बताओ भाई, हैं? कुछ हमने गलत किया? क्या किया? कुछ नहीं किया, बस डेल्टा टी ही तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया है। पता नहीं लोग क्यों हमको इतना भरा बुला कर रहे हैं। भाई डेल्टा टी से मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ सर ठीक है।
अब बेटा ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये कुछ फिजिक्स में कुछ हो रहा है क्या? फिजिक्स में कुछ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से कुछ कर सकते हैं क्या? अरे ये तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से ये फोर्स बन जाएगा, ठीक है सर। और F इंटू डेल्टा एक्स, ये सर एनर्जी या वर्क बन जाएगा, ये सर एनर्जी और वर्क बन जाएगा। F इंटू डेल्टा एक्स सर ये एनर्जी या वर्क हो जाएगा। तो सीधे सीधे सर ये हमारा जो है एनर्जी इंटू डेल्टा टी वाला जो फिनोमेना है सर ये पूर्णतया सत्य है। सर ये एनर्जी और डेल्टा टी वाला फिनोमेना सर पूर्णतया सत्य है। यस सर ये चीज़ सही है, एकदम सही बात बेटा, देखिए ये चीज़ सही है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये गलत है और हमको सवाल में रॉन्ग पूछा था, तो बेटा इस सवाल का आंसर हम लोग ए ही बेटा मार्क करेंगे, ठीक है। ये चीज़ देखिए क्या बेहतरीन देखिए सीखने को मिलता है PYQ से, ठीक है ये चीज़। और साथ में जो कॉन्फिडेंस का संचार होता है वो अलग है। ये कॉन्फिडेंस आप जितनी भी तफरी कर लीजिए उससे बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये जो सुकून है किसी भी तरह की तफरी कर लीजिए उससे नहीं आएगा, ये चीज़ है। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 4। n बराबर 4 में टोटल बेटा कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? बेटा देखिए n बराबर 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2n स्क्वायर, और 2n स्क्वायर से 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बेटा 32 इलेक्ट्रॉन कितनी ऑर्बिटल में आएंगे? सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे 16। नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे कितनी सर? 16। सर जी 32 इलेक्ट्रॉन सर 16 ऑर्बिटल में सर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। रीजन बच्चों हर एक ऑर्बिटल में सर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन को सर हम लोग 16 ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाकी आप खुद भी समझ सकते हैं 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d 4f, उसमें अगर आप हर सबशेल की सारी ऑर्बिटल को काउंट करोगे, s में 1, p में 3, d में 5 और f में 7, तो बेटा ऐड करने पर ये 16 ही निकल करके आएगा। तो ये भी सर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। Which of the following pair of d orbitals will have electron density along the axis? Along the axis सर जी, along the axis। मुन्नालाल अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, मुन्नालाल अभी अभी देखिए थोड़ी देर पहले सर हमने आपको बताया था कि अगर हम d ऑर्बिटल पे सर चर्चा करें तो सर हम क्या पाते हैं? dxy, dyz, dzx ये इन बिटवीन एक्सिस होती हैं, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर ये अलॉन्ग दी एक्सिस होती हैं। तो बेटा ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके लोब्स अलॉन्ग दी एक्सिस होते हैं, ठीक है सर। इनके जो लोब्स होते हैं सर दे आर अलॉन्ग दी एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलॉन्ग दी एक्सिस? तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। सो ये जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो लोब्स हैं दे आर अलॉन्ग दी एक्सिस, ठीक है सर ये चीज़। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n बराबर 3 एंड l बराबर 1? देखो बेटा n बराबर 3 मतलब थर्ड शेल एंड l बराबर 1 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट p सब शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट p सब शेल, क्योंकि l बराबर 0 मतलब s और l बराबर 1 मतलब p, तो हमें 3p सब शेल की बात कर रहे हैं। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर? p में हमेशा 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है सर ये चीज़ बहुत ही बढ़िया। Which is the correct order of increasing energy of the listed orbital in the atoms of titanium? ठीक है सर, टाइटेनियम में ये जो ऑर्बिटल हमने लिस्ट की हुई है इनकी सर एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? देखिए टाइटेनियम एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को ध्यान दें तो 1s 2s 2p, 2p के बाद बेटा 3s में पहले इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3s के बाद बेटा भराते हैं 3p में, 3p के बाद 4s में भराते हैं, और 4s के बाद बेटा 3d में भराते हैं। तो ये सर देखिए सीक्वेंसिंग होती है एनर्जी का, ये n+l रूल से आता है, और इस ऑर्डर में सर देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे फिल किए जाते हैं। अब ये जो ऑर्डर है ये हमारा कहाँ पर है सर? ये ऑर्डर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन टाइटेनियम, टाइटेनियम दे या कुछ भी दे बेटा सब में एनर्जी का ऑर्डर यही होगा अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए सर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, देखिए ये एक अच्छी सिचुएशन आ गई है। देखिए अगर हमसे सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पूछते हैं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज mvr बराबर nh/2π, तो nh/2π होता है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू तो दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम ये माने कि सवाल वाला जो है नादान है। सर सवाल वाला थोड़ा नादान है, नीट वाले भी सर नादानी करते हैं, तो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
क्योंकि इन्होंने एन की वैल्यू तो दी नहीं है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, ये हम लोग का फॉर्मूला रहेगा। और एल की वैल्यू डी के लिए हो जाएगी 2 प्लस 1 3 एच अपॉन टू पाई, तो रूट 6 एच अपॉन टू पाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हमको यहाँ पे दिया होता 3D तो हम क्या करते, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम पूछा है तो एन एच अपॉन टू पाई, सो 3h अपॉन टू पाई करते, बट चूंकि इसने एन नहीं दिया है तो हम समझ जाएंगे ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, हमने इस चीज़ को बेटा डिस्कस भी किया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। सिर्फ अगर एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो एन एच अपॉन टू पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, यही छोटी छोटी चीज़ों का सर हमको देखिए ध्यान देना है, और 100% हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर हमसे पूछ रहा है सर। 45 नैनोमीटर की लाइट की जो एनर्जी होगी हमसे जूल में पूछ रहा है। देखिए, हमको कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी निकालनी होती तो E बराबर एच न्यू से निकालते हैं, E बराबर एच सी बाय लैम्डा से निकालते हैं। अब देखिए, हमें ये कैलकुलेशन कैसे करना है इसको जरा हम आपको सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, दूर दूर ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप रफ कैलकुलेशन कर सकते हो। सिर्फ एक जगह हमने आज देखा यार 219.2 और 219.3, भाई साहब वो लेजेंडरी उन्होंने ऑप्शन दिए थे यार, क्या लेजेंडरी ऑप्शन दिए थे। ऐसा नीट वाले तो बदतमीजी नहीं करते, जेई वाले करते, बट नीट वाले भी उस बदतमीजी पे आ गए। चलिए सर, एक आध सवाल में तो वो बदतमीजी करेंगे ही ना। बहुत ही गंदी कैलकुलेशन थी यार वो। ठीक है, वाकई में बच्चों ऐसा देना नहीं चाहिए था उनको यार। बच्चों को 200 सवाल पढ़ने होते हैं, 200 सवाल सर उनको पढ़ने होते हैं सर, बहुत बड़ी बात है यार ये। ठीक है, तो ऐसे में इस तरह के मजाक नहीं सही है ना। चलिए, जो दिया था तो दिया था, जो है वो सबके लिए है। चलिए आइए, तो हमको सर एनर्जी निकालनी है। देखिए एनर्जी कैसे निकालेंगे, एच सी बाय लैम्डा से। इस कैलकुलेशन को कैसे तेज करें जरा समझते हैं। सर एच की वैल्यू 6.634 10 टू द पावर माइनस 34, और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले ही घर पे 6.634 इंटू 3 का मल्टीपल याद रखना है कि सर ये जो वैल्यू होती है सर, ये वैल्यू 20 बनती है, ये वैल्यू सर 20 होती है, आपको पहले से याद रखना है। लैम्डा दिया गया 45 नैनोमीटर, 45 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो द अपर थिंग इज 20, लोअर थिंग इज 45, 10 की पावर ये माइनस 26 और प्लस 9 हो जाएगा, तो माइनस 26 एंड प्लस 9 हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 26 प्लस 9 माइनस 17। ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास सीन है। ठीक है, तो दैट विल बी द आंसर। तो एनर्जी की वैल्यू 20 अपॉन 45, अब बस को सॉल्व कर लेते हैं, तो 200 अपॉन 45 10 की पावर माइनस 18। ठीक है सर, और अब ये सॉल्व करना इज वेरी वेरी इजी। समवट 4 के आसपास हमको दिख रहा है, 4 के आसपास दिख रहा है, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 हमको दिख रहा है, 4 के आसपास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 हमको दिख रहा है, तो दैट इज लुकिंग आउट टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, तो इस तरह से करेंगे। द ओनली थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि बेटा एच सी का वैल्यू याद रखिए। सर जी एच सी की वैल्यू याद रखिए, एच इंटू सी का जो प्रोडक्ट है आपको इसको याद रखना पड़ेगा, सवाल अगर हम जल्दी करना चाहते हैं तो इसलिए। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। What is the maximum number of electron that can be associated with the following set of quantum number? देखिए, हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है जो ये क्वांटम नंबर कैरी कर सकते हैं। देखिए n फिक्स हो गया, l भी फिक्स हो गया और m भी फिक्स हो गया, मतलब आपने सेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल तक फिक्स कर दिए। अब अगर ऑर्बिटल तक फिक्स होगी तो इलेक्ट्रॉन के पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या वो s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ रख सकते हैं। सो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। आपने सारी चीज़ों तो फिक्स कर ली कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n, l एंड m दिस वैल्यू, मतलब आपने अगर m तक फिक्स कर दिया, मतलब यू हैव चोजन पर्टिकुलर ऑर्बिटल ऑफ पर्टिकुलर सबशेल ऑफ पर्टिकुलर शेल।
तो उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो बस टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो सकती है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की। सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विच कैन हैव दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है भाई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब थोड़े से ज़रा रिसेंट के जेईई मेन के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। और देखो यार, मेरा तो यहाँ पर मजा उसमें आया कि अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से करो, मतलब आप इस वीडियो कर दो पॉज और ये सवाल हैं इनको आप बेटा खुद से आप करिए, तब मुझे मज़ा आएगा। अरे ये तो नीट का सवाल है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुछ ये गलती से बेटा नीट का, ये नीट क्या मतलब जेईई मेन का ही है सवाल, ठीक है। नीट वहाँ गलती से ऊपर लिखा गया, ठीक है, टाइप करते समय हो गया। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप खुद से करो तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। हर क्वेश्चन की अगली स्लाइड पे आंसर भी लिखे हुए हैं, दैट वुड बी वेरी नाइस। बट आपके ऊपर है, आप खुद से करो, और अगर चाहो तो मेरे साथ डिस्कशन में ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। चलिए आते हैं हम लोग। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। मतलब नीट में असर्शन रीजन का भी काफ़ी सवाल आता है, इसलिए मैंने कहा चलिए वाला सवाल ले ले। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम, ठीक है। तो 2s हाइड्रोजन और 2s लिथियम की सर यहाँ पर बातें हो रही हैं। अब देखो, लिथियम एक अलग सीन है, हाइड्रोजन एक अलग सीन है। हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है बेटा, बोर्स मॉडल लगता है। लिथियम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, वहाँ पे बोर्स मॉडल के फॉर्म में नहीं लगते। लेकिन बेटा एक मोटी चीज़ आप समझिए, लिथियम और हाइड्रोजन में जो अंतर है किसका है, प्रोटॉन का है और इलेक्ट्रॉन का है। देखो बोर मॉडल ने प्रोटॉन का असर लिया था, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को कंसिडर नहीं किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है एक तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का केस होता है, वो कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे जो बोर की कैलकुलेशन है वो अगर हम लगा लेंगे तो बहुत बड़ा आफत नहीं आ जाएगी। हाँ, प्रिसाइज नंबर नहीं आएगा, बट एक हल्का सा हमको रिलेशन पता चल जाएगा। अब देखो एनर्जी होती क्या, -13.6 Z² अपॉन n²। जितना ज़्यादा Z होगा, जितना ज़्यादा Z होगा, ठीक है, एनर्जी इज -13.6 Z² अपॉन n²। जितना ज़्यादा Z होगा, एनर्जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा अधिक नेगेटिव होगी, और नेगेटिव मतलब कम होगी। तो एनर्जी ऑफ हायर Z एलिमेंट, एनर्जी ऑफ हायर Z एलिमेंट इज लेसर। जिनका बेटा Z ज़्यादा होगा उनकी एनर्जी कम होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ये चीज़। तो Z के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कुछ बच्चे कहेंगे सर डायरेक्टली, बेटा डायरेक्टली होता अगर यहाँ माइनस ना होता, माइनस के कारण इनवर्सली हो गया ये चीज़ें, ठीक है, ये नेगेटिव होगी ना एनर्जी। तो अधिक Z वाले की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। यस सर, ये बात सही है, ये बात सही है, इसको बेटा सही कर दो। अब रीजन क्या दे रहा है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल, एक सेम सबशेल की जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे किसी सबशेल की ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये बात भी सही है, ये बात भी बेटा सही है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हमको बताना है क्या चीज़ सही है। हमको तो दोनों सही लग रहे हैं, और आर हमको यहाँ पे परफेक्ट बेटा एकदम लॉजिक भी इसका लग रहा है। तो इस सवाल का सर आंसर अपने पास क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। चलिए सर अगला सवाल पे आते हैं। खुद से करिए बेटा सवाल को। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन विल बिकम इक्वल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज x टाइम द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, देन द वैल्यू ऑफ x हमसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे हमको क्या बेटा वेवलेंथ को कंपेयर कराना है। तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mv। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास वेलोसिटी, न्यूट्रॉन का मास और वेलोसिटी लेना है, ठीक है, h से h कट जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, the wavelength of the electron will become equal to when the velocity of electron is x time। अच्छा, velocity of electron is x time, हाँ ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कितना, 9.1 10 की पावर -31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -27 kg। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन हमको निकालना है, ठीक है। अब ये हम लोग करेंगे। हमको क्या करना है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज x टाइम। अब बेटा इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा, 1.6 10 टू द पावर -27 अपॉन 9.1 10 टू द पावर -31। सॉल्व करने पे 4 जाएगा, और ये वैल्यू लगभग बच्चों हमारी जो आएगी, लगभग बच्चों कितना आ जाएगा सर,
2000 के आसपास सर ये देखिए वैल्यू हमारी निकल करके आती है, ठीक है। तो 1850 के आसपास होती है वैल्यू मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों, वही हमारे पास यहाँ पर भी आंसर आएगी, ठीक है। 1850 के आसपास आंसर आएगी, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर। सॉल्व कर लेंगे सर, 1758 वही 1800 के आसपास वाला वैल्यू है, सीधे सीधे सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खुद से करिए बच्चों सवालों को। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n बराबर 5 टू ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन। बेटा नंबर ऑफ एमिशन लाइन का फॉर्मूला आपको थ्योरी में बताया था, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बेटा 5 से 1 पे आ रहा है। सॉल्व करेंगे सर, 5 इंटू 4 बाय 2 हो जाएगा कितना 10। सो द आंसर विल बी क्या सर 10। तो यहाँ पे सर कितने एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइंस आएंगी सर 10 होंगी। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम n बराबर 5 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस ऑब्जर्व्ड आर, हमसे पूछा है कितनी सर एमिशन स्पेक्ट्रम की सर लाइंस हमारे पास आएंगी, ठीक है। कितनी सर हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम की सर हमारे पास लाइंस आएंगी, ठीक है। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन ड्रॉप फ्रॉम n बराबर 5 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। सो 5 से इलेक्ट्रॉन हमारा 1 पे आ रहा है, तो कितनी बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइंस आएंगी। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की जो लाइंस आएंगी सर वहाँ पर वो हमारी इतनी हो जाएंगी सर, ये हमारी सर इतनी हो जाएंगी। 10 विल बी द आंसर, ठीक है। 10 हमारा बेटा यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है ये चीज़। यहाँ पे 4 जो दिया गया है हम उससे एग्री नहीं करते, ठीक है। 4 एक दूसरी तरीके से आ सकता है, ठीक है, एक दूसरी तरीके से आ सकता है अगर सवाल की लैंग्वेज को सर चेंज कर दिया जाए, ठीक है। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n बराबर 5 ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस आर ऑब्जर्व। देखिए अगर हमसे पूछा जाता कि टोटल नंबर ऑफ लीमन सीरीज ट्रांजिशन, तो सर देखिए यहाँ पर 4 हो सकती है, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, देखिए ये चीज़। लेकिन अभी जो ये है क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस, तो ये टोटल सारी एमिशन स्पेक्ट्रम की लाइन पूछो, उसमें सारे ट्रांजिशन हमको कंसिडर करने होंगे। इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आ रहा है, अब अलग अलग तरीके से आएगा, तो वहाँ पे बेटा सारे ट्रांजिशन लेंगे और ये आंसर सर 10 ही होगा, ठीक है ये चीज़। चलिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए ये ट्रू और फॉल्स वाली चीज़ों को सर हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि नीट में इस तरह के सवाल आते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज इतना, यस सर परफेक्ट, एकदम सही बात है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव अ नेगेटिव वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू नेगेटिव होती है, यस सर होती है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। एटम का जब ग्राउंड स्टेट होता है तो ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। यस अफबाउ रूल यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, लो एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट फॉलोड बाय हायर एनर्जी, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-2, नो सर नो नेवर नॉट, ये बात हमको गलत लग रही है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1, यस सर सही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, यस सर सही है। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव अ नेगेटिव वैल्यू, यस सर सही बात है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, यस सर ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स को हम एनर्जी के ऑर्डर में ही भरते हैं, अफबाउ रूल यही है। तो हमसे पूछा इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, सर हमको तो लग रहा है ABC, हमको सर यहाँ पर ABC सही लग रहा है, एंड वी स्टिक टू दैट, सर ABC ही यहाँ पर सही है, ठीक है सर। तो ऑप्शन नंबर सर ABC यहाँ पर सही है, दैट इज करेक्ट, ठीक है ये चीज़। अगले सवाल पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यूज ऑफ n 1 to 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 to 3 हो सकती है वैल्यू, यस एकदम सही बात है। द अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर L फॉर अ गिवन n मे हैव वैल्यूज 0 to n-1 तक होती है, बट यहाँ पे बेटा 0 से n तक ले जा रहे हैं, ये बात यहाँ पर गलत होगी। L कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1, ये चीज़ गलत है यहाँ पर, ये n तक दे दिया है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml फॉर पर्टिकुलर L हैज़ 2l+1 वैल्यूज, ये सर ये अभी नीट में भी था, जेई में भी है ये चीज़। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m होती है वो 2l+1 होती है सर। +12 एंड -12 आर 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, एकदम सही बात है।
फॉर एल बराबर 5 देर आर टोटल 9 ऑर्बिटल्स, नो नेवर नॉट। एल अगर 5 है तो बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर 2l+1 के हिसाब से 11 आएंगी, 9 नहीं आएंगी। तो बेटा यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए सही है, सी सही है और डी सही है। सो ए सी डी विल बी द आंसर। सर जी ए सी डी विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए सी डी को सर हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है सर, ए सी डी विल बी द आंसर। ठीक है सर, तो इस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम होगा। बाकी बेटा और यहाँ पे क्वेश्चन है, इनको मैं चाहूँगा आप लोग सर होमवर्क पे सर आप लोग इनको ट्राई करें। जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं चाहूँगा बेटा इनको आप होमवर्क पे ट्राई करें। और नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा इन सभी के सर आंसर हमने यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, जहां पर n क्या होता है सर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं और उससे करंट पैदा करते हैं और वो बेटा मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ये मैग्नेटिक मोमेंट कब पैदा होगा? जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आयरन का अगर हम बेटा कन्फिगरेशन ले, आयरन इज 26 एंड 26 इज 4s2 3d6। यहां पर बेटा ये तो पेयर्ड है और 3d6 में सर ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और यही 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा वो होगा √4 × 6 √24 बोर मैग्नेटॉन। और बेटा √24 की वैल्यू 4.9 होती है। ठीक है, ये 25 से थोड़ा कम है, √25 5 होता है, √24 25 से थोड़ा कम होगा, √25 से थोड़ा कम होगा, 5 से थोड़ा कम होगा, ये वैल्यू 4.9 होगी। हमें इस वैल्यू को 10⁻⁻1 के टर्म में लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 49 × 10⁻⁻1 और यहाँ पे जो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 49 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। एंड दैट इज बेटा ऑप्शन नंबर, जो हमारे पास आंसर है वो यहाँ पे बेटा नीचे मेंशन किया हुआ है। आप अगर स्लाइड देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, तो ये यहाँ पे सर देखिए सारी की सारी चीज़ें हैं, सारे नोट्स आपको बेटा मिलने अब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, वो मेरी तरफ से बेटा फॉल्ट था, थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रीमलाइन अभी नहीं हो पाई थी ना, ये चीज़ें। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो इन सब सवालों को सर आप होमवर्क करिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ठीक है सर, तो दैट वाज आवर ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर का सर नीट का सर पूरा PYQ सेशन। आई होप ये आपके लिए सर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपकी सर बहुत ही क्विकली सर, बहुत ही कम समय में सर आपके सारे सवालों का सर आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे सर आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और कुछ रीसेंट JEE मेन की प्रॉब्लम को भी करके सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें नीट वाले बच्चे हमको बहुत प्रिय हैं, उनके लिए बेटा पूरी चीज़ें हैं। लेकिन बस याद रखिए कि कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ वादे हैं जो बेटा निभाने हैं, जो कुछ कारण से पहले नहीं हो पाए थे, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी। तो बच्चों को ये मैंने बोल रखा है कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कराने के बाद उनको थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पूरा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये पूरा मैं बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम पूरा बेटा डिटेल में पढ़ाना है। डेली वीडियोज़ आएंगे, मतलब 2-3 हफ्ते की बेटा इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और उसके बाद में बेटा मैं बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रटवाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत परेशानी हो रही, तो वो भी मैं रटवाऊंगा। एंड देन JEE मेन का क्रैश कोर्स रहेगा। जैसे ही JEE मेन का क्रैश कोर्स खत्म होगा फिर हमारा बोर्ड का क्रैश कोर्स रहेगा और उसके बाद फिर नीट की चीज़ें रहेंगी। नीट की चीज़ें आपको रेगुलरली बेटा वीकली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। नीट की जो हमारे पास थ्योरी वीडियोज़ हैं चैप्टर वाइज और जो प्रैक्टिस वीडियोज़ हैं रेगुलरली वीकली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। आप ये मान के चलिए कि हर वीक आपका बेटा एक चैप्टर ज़रूर कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ये चीज़ है। और जो वादा बोल रहा हूँ बेटा वो 100% देखिए पूरा ही होगा। कल क्या होता, कल भी वीडियो हम नहीं दे पाए थे। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वाइफ की बेटा तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार हो गया था, काफ़ी डेंगू वेंगू चल रहा है, तो काफ़ी वो सभी चीज़ें देखनी पड़ती, इसी कारण से कल वीडियो नहीं दे पाए थे। तो अदरवाइज़ मेरे को तो ये है कि भाई डेली वीडियो आपको देनी है, क्योंकि आप लोगों को साथ कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी हम लोग बोलते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी हम लोग को भी अपने ऊपर सर अप्लाई करनी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो बने रहने के लिए। लेकिन मज़ा तभी आएगा जब आप लोग हमको बूस्ट करेंगे, आप हमको कॉन्फिडेंस देंगे। और कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा? आपका बहुत सारा कमेंट्स देख करके। तो आपको भाई कमेंट्स लिखने हैं, आप MSH लिखिए, मामला सेट है, बीज बोलो जुबा के इसलिए लिखिए, BJK लिखिए,
आप ग्रेट, नाइस, वंडरफुल लिखिए, बट लिखिए, बट सर लिखिए जिससे मुझे लगे तो कि हाँ बच्चे मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यू हैव टू शेयर योर व्यूज़, ठीक है। और कुछ भी अगर प्लस माइनस अगर आप कर सकते हैं, कुछ भी आपके सजेशन है तो प्लीज़ वो सब चीज़ें दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो करते हैं एंड, बाय बाय, टेक केयर।